गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ब्रिटिश तथा मराठा। मराठों ने उत्तर में 1761 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली से युद्ध किया था बच्चों, और वो उसमें एक अपमानजनक पराजय हुई थी किनकी, मराठों की। इसके बाद पेशवा माधवराव द्वितीय जो थे वो सत्ता में आए थे। ब्रिटिश जानते थे कि मराठों को पराजित करके ही भारत में अपनी सत्ता या अपने साम्राज्य को कायम किया जा सकता है। इसलिए वे राघोबा राव जो द्वितीय थे उसको पेशवा बनाना चाहते थे, क्योंकि जो पेशवा था वो उनके अंडर में काम करता था या उनके अंडर में रहता होगा, इसलिए वो राघोबा राव द्वितीय को पेशवा बनाना चाहते थे। यही कारण था कि मराठा और ब्रिटिश एक दूसरे के आमने सामने आए और इनके मध्य बच्चों 3 युद्ध हुए। तीनों युद्ध को हम जानते हैं, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। मतलब इनके बीच जो युद्ध हुए उनका नाम है आंग्ल मराठा युद्ध। जो प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बच्चों वो हुआ था 1775 से लेके 1775 से लेके 82 तक, 1782 तक वो हुआ था। और प्रथम जो आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था उस समय आरंभ हुआ जब वो मराठों की शक्ति जो थी वो बिल्कुल ही क्षीण हो चुकी थी। मतलब उनके अंदर जो शक्ति थी वो बहुत ही कमजोर हो चुकी थी। उनकी जो सैन्य शक्ति थी वो बिल्कुल ही कमजोर थी, और उनका विचार जो था ब्रिटिशों का, वो सोचा उन्होंने कि इसी टाइम ये बिल्कुल सही टाइम है मराठों पर आक्रमण करने का। विभिन्न युद्धों के विभिन्न परिणाम थे तथा युद्धों का यह जो क्रम था बच्चों वो 1782 ईस्वी में समाप्त हुआ। इसके पश्चात 20 वर्षों तक शांति बनी रही थी। कितने वर्षों तक? 20 वर्षों तक शांति बनी रही थी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध बच्चों हुआ था 1802 से लेके 1805 ईस्वी में। इसमें हुआ था द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध तब हुआ जब लॉर्ड वेल्लेस्ली भारत का गवर्नर जनरल था। ब्रिटिश मराठों को सहायक संधि स्वीकार करने के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहे थे। मतलब ब्रिटिश जो थे वो मराठों को कह रहे थे, उन पे दबाव डाल रहे थे कि आपसे एक सहायक संधि कर लीजिए। लेकिन इसके परिणाम स्वरूप आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया कि मराठों को वो संधि रास नहीं आई, वो संधि करना नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने ब्रिटिशों के खिलाफ एक और युद्ध की शुरुआत कर दी। इस युद्ध में मराठा शासक सिंधिया व भोसले पराजित तो हुए और तथा सहायक संधि को स्वीकार करने के लिए उनको बाध्य भी होना पड़ा बच्चों, क्योंकि पहले तो वो मना कर रहे थे कि हम उस संधि सहायक संधि नहीं करेंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने सहायक संधि से मना किया तो ब्रिटिशों ने मराठों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया और मराठों ने भी ब्रिटिशरों के खिलाफ एक युद्ध छेड़ दिया, जिसमें मराठों की हार हुई और उन्होंने ब्रिटिश को एक बड़ा क्षेत्र देना पड़ा, जिसने उनकी प्रतिष्ठा को हिलाकर रख दिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था बच्चों 1817 से लेकर 1818 ईस्वी तक। ब्रिटिश संपूर्ण मराठा क्षेत्र को अपने नियंत्रण में लेना चाहते थे। मराठा प्रधानों के मध्य एकता का अभाव था तथा उन्हें समय का उपयोग अपनी शक्ति को सुदृढ़ करने में नहीं किया। मतलब जितना भी टाइम उनको मिला वो उन्होंने क्या सोचा, देखो 1805 से लेकर 1817 ईस्वी तक उनके पास बहुत टाइम था, लेकिन उन्होंने मराठों ने फिर भी अपनी शक्ति को बढ़ाया नहीं। उनमें कोई भी ना तो अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाया, ना ही उनमें सैनिकों के बीच में कॉन्फिडेंस पैदा किया। ये उनकी सबसे बड़ी हार थी। और जबकि दूसरी तरफ ब्रिटिश ने बहुत से स्वदेशी शासकों से भी समर्थन प्राप्त कर लिया था। देखो एक तरफ तो मराठा कोई भी कोशिश नहीं कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ जो ब्रिटिशर थे उन्होंने पूरा प्लान कर लिया था कि मराठों को इस युद्ध में हम हराएंगे, और उन्होंने इसके लिए विदेशियों से भी अपना समर्थन प्राप्त करना शुरू कर दिया। इस प्रकार उन्होंने आधा युद्ध तो लड़े बिना ही जीत लिया, क्योंकि आधे से ज्यादा जो विदेशी थे वो उनके समर्थन में आ चुके थे। अब मराठियों की जो सेना थी वो छोटी रह गई थी, लेकिन ब्रिटिशरों की क्या हो गई थी, वो बहुत उनको बड़ा समर्थन मिल चुका था, इसलिए उनकी जो सेना थी वो काफी विस्तार हो गया था उनकी सेना में। और कहते हैं बच्चों के ब्रिटिशरों ने इस युद्ध को आधे से ज्यादा तो बगैर लड़े ही जीत लिया था। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध तब प्रारंभ हुआ जब ब्रिटिश पेशवा बाजीराव ने ब्रिटिश पर आक्रमण किया, किंतु वे खदेड़ दिए गए। मतलब उनको
वहां से पराजित करके भगा दिया गया। इन युद्धों में मराठा पराजित हुए तथा उनका राज्य जो था वो ब्रिटिश द्वारा नियंत्रण में ले लिया गया। इस नेक्स्ट है हमारा बच्चों मराठों के पतन के कारण, मतलब मराठों की जो हार हुई थी उसके कारण क्या थे। एक तो मराठा जो साम्राज्य था वो 5 मराठा प्रधानों के मध्य बटा हुआ था, इसलिए अधिकांश एक दूसरे का सहयोग नहीं करते थे क्योंकि उनको में पहले से ही उनमें फूट पड़ चुकी थी और एक दूसरे के विरुद्ध काम करते थे। दूसरा, मराठा प्रधान अपने स्वार्थ की पूर्ति करना चाहते थे और उसके लिए वो एक रूप नहीं थे, मतलब एक दूसरे का सहयोग नहीं कर रहे थे। इतना ही नहीं, मराठा राज्य को एक भी नहीं मानते थे। इस कारण मुगलों की शक्ति बिल्कुल ही कमजोर होती चली गई और भारत में वे एकता भी स्थापित नहीं कर पाए। मराठों का जो नेतृत्व था वो भी कुशल तरीके से नहीं किया गया था बच्चों, और वे विभिन्न प्रयोजन से कार्य करते थे जबकि ब्रिटिश एक संयुक्त उद्देश्य से कार्य करते थे। मैंने आपके जो फर्स्ट जो मैंने बताया था आपको कि मराठों के बीच में एकता नहीं थी, वो 5 गुटों में बटा हुआ था और इसीलिए उनकी जो शासन व्यवस्था थी, उनका जो नेतृत्व था वो भी कुशल तरीके से नहीं हो पाएगा। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या थे, उनका जो उद्देश्य था वो संयुक्त रूप से चलते थे। मराठा राज्य के आर्थिक विकास की ओर ध्यान नहीं देते थे। उनका राजस्व अधिकांश एक तंत्रीय व्यवस्था पर निर्भर था बच्चों, क्योंकि वो चाहते थे, क्योंकि 5 गुटों में बटा हुआ था, वो सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ अपने राज्य का विकास करना चाहते थे। जैसे सरदेश मुक्त तथा लूट, वो मराठा सैन्य तकनीकी की ओर ध्यान नहीं देते थे। देखो, मराठा सिर्फ और सिर्फ अपना विकास चाहते थे और अपना ही धन की आपूर्ति करते थे, अपने आप को ही सबसे मजबूत बनाना चाहते थे। एक दूसरे के अंदर कंट्रोवर्सी थी उनके बीच में और वो एक दूसरे को पसंद भी नहीं करते थे, इसलिए उनके बीच में जो सैन्य तकनीक थी उसको भी मराठों ने नहीं सुधारा। ब्रिटिश जो थे वो सर्वोच्च कूटनीतिक थे, वे स्थिति के अनुसार ही काम करते थे और वे कुछ भी करने से पहले अनुमान लगा लेते थे बच्चों के, उसके अनुसार ही योजना बना करके अपने युद्ध की नीति तैयार करते थे। और ये युद्ध की जो कूटनीति थी वो मराठों के बीच में बिल्कुल भी नहीं थी। अब है सहायक संधि। सहायक संधि में ब्रिटिश प्रभाव तो बढ़ने लग गया था और भारत में उसे सर्वश्रेष्ठ शक्ति बनाने के लिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने एक सहायक संधि का निर्माण किया। इसे भारतीय शासकों के समक्ष कुछ शर्तों के साथ ही पेश किया गया। भारतीय शासक को आक्रमण के समय सुरक्षा प्रदान की जाएगी। वह शासक जो संधि में सम्मिलित हुआ उसे ब्रिटिशों के अलावा किसी और के साथ ब्रिटिशों के अलावा किसी और सत्ताधारी के साथ किसी भी प्रकार की संधि करने की अनुमति नहीं थी। वह ब्रिटिश आदेश के बिना किसी अन्य शासक के साथ युद्ध की घोषणा नहीं कर सकता था। जिन भारतीय शासकों ने इस संधि को स्वीकार किया उन्हें अपने राज्य में अंग्रेजी सैन्य दल की नियुक्ति करनी होती थी। मतलब जो भी शासक इस संधि को स्वीकार कर लेता था उसके शासन काल में उसके जो राज्य था उसमें उन्होंने अंग्रेजी सेना दल को अपने राज्य में सेना की अपने राज्य में तैनाती करनी होती थी तथा इसके रखरखाव के लिए आर्थिक सहायता भी देनी होती थी और फिर अपने राज्य का कुछ क्षेत्र भी देना होता था। इस संधि ने ब्रिटिशों को अत्यधिक लाभ पहुंचाया क्योंकि वे इस सेना का उपयोग अपनी इच्छा अनुसार कर सकते थे और जैसा वो चाहते थे वैसा ही उनसे वो काम करवा सकते थे। यह सेना उन शासकों के विरुद्ध भी उपयोग की जा सकती थी जो इसका रखरखाव करते थे। मतलब ये जो सेना थी वो अगर वहां के शासक अगर उनका अच्छे से रखरखाव नहीं करते थे तो सेना उनके ऊपर भी जो इसका वो रखरखाव कर रहे थे और जिस टाइम पे अगर वो उनका रखरखाव अच्छे से उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो वही सेना जो उसके राज्य में तैनात है वही सेना उसके खिलाफ भी लड़ सकती है, खिलाफ भी जा सकती थी। राजा के दरबार में
एक ब्रिटिश वासी रखा जाता था, जो राजा के आंतरिक मामलों में, देखो उनके राज्य के जो आंतरिक आंतरिक मामले थे कि किसके साथ संधि करनी है, उसे क्या काम करना है, कितना कर देना है, कितना कौन सी प्रथा को चलाना है। सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम ने बच्चों इस सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए। इसके बाद अवध और फिर कर्नाटक के नवाबों ने भी इस संधि को स्वीकार कर लिया। मराठों की पराजय के पश्चात 1802 ईस्वी में बाजीराव द्वितीय ने भी इस संधि को स्वीकार करना पड़ा, या ये लगा लो कि उसने इस संधि को स्वीकार कर लिया। बाद में अन्य मराठा प्रधान भोसले व सिंधिया ने भी इस संधि पर हस्ताक्षर कर दिए। राज्य हड़प नीति है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जिसमें है राज्य की हड़प नीति तथा उत्तराधिकार का कानून। लॉर्ड डलहौजी ने इसको आरंभ किया था बच्चों, जिसका तात्पर्य यह था कि किसी भी शासक की बिना किसी उत्तराधिकारी के मृत्यु अगर हो जाती थी तो वो ब्रिटिशर्स जो थे, लॉर्ड डलहौजी जो थे, उस राज्य को अपने राज्य में मिला लेते थे। उस पर ब्रिटिश कंपनी का नियंत्रण हो जाता था बच्चों। इससे पूर्व जब किसी पुत्रहीन शासक की मृत्यु हो जाती थी तो उस राज्य के उत्तराधिकारी के लिए उसके किसी संबंधी को गोद लिया जाता था, लेकिन ब्रिटिशों ने इसका विरोध किया और ये उस वहां के शासकों के लिए अनिवार्य कर दिया गया कि वो किसी को गोद नहीं लेंगे, और अगर वो गोद लेंगे तो उससे पहले कंपनी की सहमति उन्हें प्राप्त करनी होगी बच्चों। तथा कंपनी अधिकांशतः ऐसे भारतीयों को पुत्र गोद लेने की सहमति नहीं देती थी, क्योंकि उनको क्या था, उनके राज्य को अपना जो साम्राज्य का विस्तार उनका कैसे होगा, वह ऐसे ही तो होगा कि अगर उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं है और उस राजा की मृत्यु हो जाती है और वहां पे उसके बाद उसका कोई पुत्र नहीं है, तो वहां पर वो ब्रिटिशर्स जो थे अपना साम्राज्य बना लेते थे। अगर वो उनको गोद लेने की अनुमति दे देते बच्चों, तो क्या होता, जो गोद लिया हुआ पुत्र था वो उसका उत्तराधिकारी बनता, ब्रिटिशर्स उसके ऊपर अपना अधिकार नहीं जमा पाते। इसलिए उन्होंने वो ज्यादातर भारतीय शासकों को पुत्रों को गोद लेने की अनुमति नहीं देते थे। वह राज्य को इस नीति के अंतर्गत ब्रिटिश द्वारा ले लिए गए उनमें जो राज्य थे, जो ब्रिटिशों ने अपने अंडर में कर लिए थे, जिनमें कोई उत्तराधिकारी नहीं था और उन्होंने गोद नहीं लेने दिया था दूसरे पुत्रों को, तो उनमें थे बच्चों सतारा, झांसी तथा नागपुर। कौन कौन से थे? सतारा, नागपुर और झांसी। अन्य राज्य जो ब्रिटिश कंपनी द्वारा हड़प लिए गए थे वे भी है बच्चों, बुंदेलखंड में जैतपुर है, उड़ीसा में संबलपुर, शिमला के निकट एक बगत है, और राजस्थान में उदयपुर तथा अनेक छोटे छोटे बहुत से ऐसे राज्य थे जिनके शासकों की मृत्यु के बाद ब्रिटिशरों ने उनकी जो नीति, उनकी जो वहां की जो जमीन थी, वहां का जो राज्य था वो हड़प लिया था बच्चों। इस प्रकार आपको मैंने आज पढ़ाए हैं आपको मराठा आंग्ल युद्ध और सहायक संधि बताई है बच्चों, और हड़प नीति। अब इसका रह गया है हमारा एक टॉपिक रह गया है जिसमें ब्रिटिश का विस्तार हुआ था और ब्रिटिशों की जो विजय थी वो किस कारणों से हुई थी, वो हम डिस्कस करेंगे बच्चों अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इसको रिवाइज करिए और गुड बाय, गुड लक, बेस्ट विशेस, बाय।